Good morning, all of you. Today, I am going to explain the one of the important law, that is the law of reciprocal proportion. And this law of reciprocal proportion is a part of the law of chemical combinations. And in this heading, and this is the fourth law. The three of these law you have done earlier along with the numerical problems, that is law of conservation of mass, law of simple proportion, and the law of multiple proportion. And basically in this law you have to find out the relation of the three different compounds, and these three different compounds are combined together in a different ratio, and you have to find out the relation between them. And basically this law is proposed by Richard in the year 1792, and I am just reading the statement of this law. And what is the basic statement of this law? That is, according to this law, the ratio of the masses of the two elements A and B, which combine separately with a fixed mass of the third element C, is either the same or some simple multiple ratio of the masses in which A and B directly react with each other. I think the statement of this law is somewhat typical. इसको सिंप्लीफाई हम किस तरीके से करेंगे? क्या बोला इस लॉ के अंदर कि हमें दो एलिमेंट के मासेस का रेशियो फाइंड आउट करना है. एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है. द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द टू एलिमेंट ए एंड बी, जो तीसरे एलिमेंट सी से कंबाइन कर रहे हैं. लेकिन आपको जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ याद रखनी है वो क्या है कि ए और बी एलिमेंट सी की फिक्स्ड क्वांटिटी से रिएक्ट कर रहे हैं. जैसे मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में लिया, अगर मान लीजिए 10 ग्राम ए 5 ग्राम सी से कंबाइन करता है, और मान लीजिए 10 ग्राम बी 6 ग्राम सी से कंबाइन करता है, तो आप जब ए और बी का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, मैं रिपीट करता हूं अपने सेंटेंस को. मैंने बोला कि 10 ग्राम ए इज कंबाइनिंग विद द 10 ग्राम ए कंबाइनिंग विद द 5 ग्राम ऑफ सी. मैंने बोला कि 10 ग्राम बी कंबाइंड विद द 6 ग्राम ऑफ सी. अब हमें ए और बी के बीच का रेशियो फाइंड आउट करना है. लेकिन रेशियो तभी फाइंड आउट करेंगे जब हम ये कैलकुलेट कर लें कि ए सी की फिक्स्ड क्वांटिटीज कंबाइन करें. इस एग्जाम्पल में जो मैंने आपको स्टेटमेंट बोला, मैंने बोला कि 10 ग्राम 5 ग्राम से कंबाइन कर रहा है. तो हम एक काम करें कि हम 1 ग्राम सी से कितना ए कंबाइन करेगा इसको निकाल सकते हैं. मैंने यहाँ पर बोला कि 10 ग्राम बी 6 ग्राम सी से कंबाइन कर रहा है, तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा कि 1 ग्राम सी से कितना बी कंबाइन करेगा. एक बात सामने क्लियर हो गई. 1 ग्राम सी से कितना ए कंबाइन कर रहा है, 1 ग्राम सी से कितना बी कंबाइन कर रहा है. वो जो दो वैल्यू ए और बी की आपस में निकल के आएंगी, उन दोनों के बीच का रेशो या तो सिंपल या मल्टीपल होगा अगर ए और बी आपस में कंबाइन करें. एंड दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ. इफ यू वांट टू एक्सप्लेन दिस लॉ, तो आई थिंक हमें इसको एक और इलस्ट्रेशन से समझना चाहिए. मैंने 3 एलिमेंट यहां पर लिए हैं. वन एलिमेंट इज कार्बन, सेकेंड इज ऑक्सीजन, एंड थर्ड वन इज हाइड्रोजन. मैंने एक ट्राइंगल क्रिएट किया, और इस ट्राइंगल में टॉप पर हाइड्रोजन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर ऑक्सीजन है. हाइड्रोजन जब कार्बन से कंबाइन करता है तो मीथेन बनता है. When this hydrogen combined with the oxygen, then the formation of water take place, and when the C and O combine together, so they will combine with the CO2. As per the values given in this example, क्या बोला गया है? अगर मैं मीथेन का एग्जाम्पल लेता हूं तो इस मीथेन के में 1 एटम कार्बन का, 4 एटम हाइड्रोजन के हैं. अगर मैं वाटर का एग्जाम्पल लेता हूं तो यहाँ पे 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का है. अगर मैं CO2 का एग्जाम्पल लेता हूं तो वहां पर 1 एटम कार्बन का एंड 2 एटम ऑक्सीजन के हैं. यस और नो? क्लियर? बेसिकली
इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं H और C का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जो आपस में कंबाइन करने पर मीथेन को फॉर्म करते हैं। तो मीथेन के कितने ग्राम? 12 ग्राम। हाइड्रोजन कितने ग्राम? 4 ग्राम होंगे, क्योंकि एक H का वेट 1 ग्राम होता है, तो 4 का वेट 4 ग्राम हो जाएगा। तो इसका मतलब एज पर दिस वैल्यू व्हेन द 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन व्हेन कंबाइंड विद द 12 ग्राम ऑफ कार्बन, यहां पर 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम से कंबाइन कर रहा है, नहीं कर रहा है? 2 ग्राम हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद द 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना कार्बन कंबाइन करेगा वो कैलकुलेट करना होगा। मुझे 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना ऑक्सीजन कंबाइन करेगा इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो वैल्यू कार्बन की, जो वैल्यू ऑक्सीजन की 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन करने पर निकल के आएंगी, वो उन दोनों के बीच का रेशो या तो वही होगा या मल्टीपल होगा, अगर कार्बन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर लेते हैं। मैंने इस एग्जाम्पल को आगे इलॉबरेट किया हुआ है। इन केस ऑफ दिस मीथेन 12 part of mass of carbon combined with 4 part mass of hydrogen. In water, 2 parts of hydrogen combined with 16 part of the oxygen. Thus the masses of the carbon and oxygen which combine with the fixed mass, say 4 part of mass, are 12 gram and 32 gram. That is, they are in the ratio of 12:32 और 3:8। या तो एक काम करिए, दोनों की 4 ग्राम क्वांटिटी से एस्टिमेट कर लीजिए। यहाँ पे क्या बोल दिया गया, या तो हम एक काम कर सकते हैं, या तो हम 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना कार्बन कंबाइन करेगा इसको निकाल लें, 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना ऑक्सीजन कंबाइन करेगा उसको निकाल लें, या ऐसे कह दीजिए 4 ग्राम हाइड्रोजन से 12 ग्राम कार्बन कंबाइन करता है, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन से कितना ऑक्सीजन कंबाइन करेगा ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 4 ग्राम वो फिक्स्ड क्वांटिटी होगी थर्ड एलिमेंट सी की, जो ए और बी के बीच के रेशो को एक्सप्लेन करेगी। क्लियर? तो अगर आप ऐसा करते हैं तो निकल के जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, उस वैल्यू में जो रेशो निकल के आएगा वो कितना मिलेगा आपका, दिस इज द 12:32, दैट इज 3:8। जो 12:32 रेशो निकल के आया है ये कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशो है, जो 4 ग्राम हाइड्रोजन से, यानी कि फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है। इसको सिंप्लीफाई करने पर 3:8 इज द सिंपल रेशो, एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इज इट क्लियर? अब मैं एक और एग्जाम्पल लूंगा। यहां पर एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। इस एग्जाम्पल में एक न्यूमेरिकल है। क्या है न्यूमेरिकल? कि अमोनिया कंटेन्स 82.35% नाइट्रोजन एंड 17.65% हाइड्रोजन। वाटर कंटेन्स 88.90% ऑफ ऑक्सीजन एंड 11.10% हाइड्रोजन, एंड N2O3 मतलब नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड contains 63.15% of oxygen and 36.85% of nitrogen। तो हमें इस डाटा की हेल्प से लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन प्रूफ करना है। क्लियर? अब इस लॉ को प्रूफ करने के लिए हमें एक ट्राइंगल क्रिएट करना पड़ेगा। क्या है ये ट्राइंगल हमारा? यहाँ पर 3 एलिमेंट का इंटरेक्शन दिखाया गया, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का एंड ऑक्सीजन का। जब हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंबाइन करते हैं तो अमोनिया बनता है, एज द क्वेश्चन में गिवन है। व्हेन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर तो दे विल कंबाइन टू फॉर्म द वाटर, एंड व्हेन द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर तो दे विल कंबाइन टू फॉर्म N2O3। हमें करना क्या होगा? हमें नाइट्रोजन की वो क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी जो हाइड्रोजन की फिक्स्ड क्वांटिटी से कंबाइन करे। हमें ऑक्सीजन की वो क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी जो हाइड्रोजन की फिक्स्ड क्वांटिटी से कंबाइन करे।
मतलब एक फिक्स्ड क्वांटिटी हमें हाइड्रोजन की लेनी पड़ेगी जिससे N का एंड O का रेशो हम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? मान लीजिए वो रेशो X और Y आ गया, तो एज पर द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन व्हेन द N एंड O विल कंबाइन टुगेदर N2O3 के फॉर्म में, तो N2O3 में N और O का रेशो X और Y होगा। मैंने X क्या बोला था? X नाइट्रोजन की वो क्वांटिटी है जो H से कंबाइन कर रही है, Y नाइट्रोजन की वो ऑक्सीजन की वो क्वांटिटी है जो H से कंबाइन कर रही है। तो जब N और O आपस में कंबाइन करेंगे तो उनके कंबाइन करने का रेशो XY होगा या फिर उसका मल्टीपल होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो दिस लॉ इज प्रूव्ड हियर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस कैलकुलेशन को प्रोसीड करना पड़ेगा। एज पर दिस क्वेश्चन 17.65 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद नाइट्रोजन, 17.65 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंड विद द नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन से कंबाइन करता है? 82.35। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने नाइट्रोजन से कंबाइन करेगी? निकाल लीजिए 82 पॉइंट, ये आ गया 82.35 अपॉन 17.65 और ये कैलकुलेट करके आएगा 4.67 ग्राम। ये कौन सी क्वांटिटी आ गई? ये क्वांटिटी है नाइट्रोजन की जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन कर रही है। अब इसी चीज को इंप्लीमेंट करना होगा हमें, 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना O कंबाइन करेगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है इसी एक क्वेश्चन में। न्यूमेरिकल में गिवन है कि 11.10 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन कितना? 88.90 ग्राम। एज पर द न्यूमेरिकल 11.10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन 88.90 ग्राम। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना O कंबाइन करेगा? 88.90 अपॉन 11.10, ये आ गया 8.01। 4.67 एंड 8.01 नाइट्रोजन की एंड ऑक्सीजन की वो क्वांटिटी है जो फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन कर रही है। तो इनका रेशो 4.67 का और 8 पॉइंट का जो इनका रेशो निकल के आएगा, वो रेशो अल्टीमेटली वही रेशो होगा जब N2O3 आपस में बेसिकली कंबाइन करेंगे। तो रेशो ऑफ द मासेस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास दैट इज 4.67 एंड रेशो 8.01 कितना आ गया? 1.1 रेशो 1.72, ये 1.72 पढ़ा जाए एंड दिस 1.72 अप्रॉक्स 1:2 आ जाएगा। क्लियर? अब इसी now in N2O3 the ratio of masses of N and O which combine with each other कितना आ गया? 36.85 रेशो 63.15 अप्रॉक्स 1.1 रेशो 1.71। तो कहने का मतलब ये है जब N और O ने आपस में कंबाइन किया तो उनके कंबाइन करने का रेशो भी वही था। जब N और O आपस में कंबाइन करते हैं फिक्स्ड रेशो ऑफ हाइड्रोजन से, जो उनका रेशो निकल के आता है, तो 1:1.72 भी यहाँ निकल के आया एंड 1:1.72 अप्रॉक्स यहाँ निकल के आया। तो हैंस दिस लॉ इज प्रपोज्ड हियर, दिस लॉ इज फाइनलाइज्ड। तो आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स करने होंगे उन सभी न्यूमेरिकल्स में एक बात कॉमन होगी, आपको 3 एलिमेंट के इंटरेक्शन में, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 3 एलिमेंट के इंटरेक्शन में 2 एलिमेंट का रेशो तीसरे एलिमेंट की फिक्स्ड क्वांटिटी से कैलकुलेट करना होगा। तीसरे एलिमेंट की फिक्स्ड क्वांटिटी से कैलकुलेट करना पड़ेगा और कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू निकल के आएगी आप उसे क्या बोलेंगे? दैट इज एक्स एंड वाई। मान लीजिए कोई कुछ भी कह दीजिए, ए और बी कह दीजिए। जब ए और बी आपस में कंबाइन करेंगे तो उनके कंबाइन तीसरे कंपाउंड में, तो उनके कंबाइन करने का रेशो भी वही होगा जो तीसरे एलिमेंट की फिक्स्ड क्वांटिटी से कंबाइन करते हैं। मेरे हिसाब से
ये लॉ आप अगर 2 3 4 न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी। तो जो की पॉइंट आपको याद रखने हैं वो क्या क्या की पॉइंट हैं। बेसिकली 3 एलिमेंट के इंटरेक्शन में एक एलिमेंट की क्वांटिटी फिक्स्ड लेनी पड़ेगी और उस फिक्स्ड क्वांटिटी से एलिमेंट सेकंड एंड एलिमेंट थर्ड जो आपस में कंबाइन करेंगे उसका रेशो निकालना पड़ेगा। जब एलिमेंट सेकंड और थर्ड आपस में सेपरेटली किसी और कंपाउंड बनाने में आपस में कंबाइन करेंगे तो उनके कंबाइन करने का रेशो सिंपल या मल्टीपल होगा, जैसे कि वो तीसरे एलिमेंट की फिक्स्ड क्वांटिटी से एस्टिमेट करते हैं। इज इट क्लियर? तो दिस इज अवर द थर्ड लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन जो आपने अभी तक पढ़ा है। आगे बढ़ाते हुए एक और लॉ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एंड दिस इज द गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। वेरी सिंपल स्टेटमेंट इज देयर अकॉर्डिंग दिस लॉ। क्या ये आपस में क्या है ये लॉ बेसिकली, एंड दिस लॉ इज प्रपोज्ड बाय गैलुसेक इन द ईयर 1808। क्या बेसिक स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन द गैसेस रिएक्ट टुगेदर they always do so in volume which bear a simple ratio to one another and to volume of the product if these are also gases provided all measurement of volume and done under similar condition of temperature and pressure। तो क्या स्टेटमेंट है इसको समझ लीजिए। क्या है इस लॉ का बेसिक इंट्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जब दो एलिमेंट ए और बी आपस में कंबाइन करें, क्या मतलब है, मैंने एग्जांपल लिया हाइड्रोजन एंड क्लोरीन व्हेन कंबाइंड टुगेदर तो दे विल कंबाइन टू फॉर्म द 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl गैस। तो कितना वॉल्यूम है H2 का लिया, 1 वॉल्यूम, क्योंकि एक मॉलिक्यूल इसका इन्वॉल्व है। कितना वॉल्यूम है क्लोरीन का, 1 वॉल्यूम इज देयर। तो दे विल कंबाइन टू फॉर्म 2 HCl, 2 वॉल्यूम HCl। तो रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का अगर तीनों गैसेस हैं आपस में कंबाइन करने का रेशो सिंपल होगा या सिंपल का सिंपली मल्टीपल रेशो हो जाएगा। एंड दिस इज द सिंपल जनरलाइजेशन ऑफ द गैलुसेक लॉ। अगर आप इस एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद ये स्टेटमेंट रीड करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। When gases react together, they always do so in volume which bear a simple ratio। जब गैसेस आपस में कंबाइन करती हैं तो उनके इंटरेक्शन का रेशो हमेशा सिंपल होता है। अगर प्रोडक्ट भी गैसेस हो तो रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का रेशो भी आपस में सिंपल या मल्टीपल होगा। ये जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट बनने वाला गैस फॉर्म में ही हो। अगर गैसियस फॉर्म में नहीं है और रिएक्टेंट आपके गैस फॉर्म में है तो ऐसी कंडीशन में रिएक्टेंट के आपस के कंबाइन करने का रेशो सिंपल होगा। और अगर प्रोडक्ट भी गैस है तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का रेशो आपस में कॉम्बिनेशन का सिंपल या सिंपल मल्टीपल रेशो होगा। एंड दिस इज द लॉ, गैलुसेक लॉ, जो आपका लास्ट लॉ हो जाता है। एंड अल्टीमेटली बाय दिस लॉ नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल लॉज ऑफ combination, that is law of conservation of mass we have done, law of simple proportion we have done, law of multiple proportion we have done, and the law of reciprocal। याद रखिएगा coming examination में law of reciprocal proportion is very important, not for the coming examination and for your competitive examination, and this law is very very important for us। and finally जो हमने लॉ फाइनली यहाँ समराइज किया, दैट इज द गैलुसेक लॉ ऑफ द गैसियस वॉल्यूम। थैंक यू।